घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बिहार उपचुनाव परिणाम के साइड इफेक्ट्स। टीएमसी अपने कट्टर विरोधी सीपीएम से हाथ मिलाने को तैयार, कहा बीजेपी है राजनीतिक प्रदूषण। और क्या तय होनी चाहिए सियासत में उम्र की सीमा। सबसे पहले बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको अब लगभग 3 दशक बाद ये बात वो कह रही हैं कि अगर सीपीएम के साथ गठबंधन का प्रस्ताव तृणमूल के पास आता है तो तृणमूल कांग्रेस उस पर विचार कर सकती है। आपको हम बता दें कि 3 दशक से लगभग ममता बनर्जी लगातार वाम दलों से, वाम मोर्चा से, सीपीएम से लड़ती रही। आखिर क्या कारण है कि आज उनको सीपीएम के साथ गठबंधन का कोई प्रस्ताव अगर आता है तो उस पर विचार करने के लिए तैयार हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जो विरोधी लालू और नीतीश एक होकर चुनाव लड़े और उसमें उपचुनाव में प्रदर्शन अच्छा हुआ और बधाई दी है, तो क्या उनको लगता है कि बीजेपी से लड़ने के लिए ममता बनर्जी अब सक्षम नहीं है अपने आप में, या वाकई कोई और रणनीति सियासत है इसमें। उन्होंने बीजेपी को राजनीतिक प्रदूषण भी करार दिया है। इसके पीछे क्या मकसद है ममता बनर्जी का? ममता बनर्जी किस तरह की सियासत कर रही है? क्या इस सियासत के पीछे रणनीति है? अवधेश कुमार जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को आपको? देखिए जी, इस समय पूरे देश में ये समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो एक बदलाव हुआ है इतने दिनों के बाद, तो उस पर हर पार्टियों को अपनी नीति पर, अपनी रणनीति पर, अपनी सोच पर, इस सब पर विचार करने को मजबूर होना पड़ा है पूरे भारत में। ये एक इस बार नरेंद्र मोदी की विजय का एक राजनीति पर सामूहिक प्रभाव है। वो कांग्रेस पार्टी पर भी है, वो लालू और नीतीश पर भी है, वो मुलायम सिंह पर भी है, वो ममता बनर्जी पर भी है, वो चारों तरफ एक प्रभाव है। तो उस प्रभाव में कोई भी नेता जो बोल रहा है उसके पीछे कोई सुसंगठित या सुविचारित कोई उनकी राजनीतिक सोच हो, ऐसा नहीं है। ये है कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि वो खतरा हमारे तक भी आ जाए और हम भी उखाड़ फेंक दिए जाए। ये एक भय है, उस भय के अस्तित्व, सियासी अस्तित्व। अब देखिए, जैसे पश्चिम बंगाल में मैं देख रहा हूं कि मैं डिटेल में आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया सबसे पहले माहेश्वरी साहब कांग्रेस पार्टी के हैं। माहेश्वरी साहब, जो ये बयान है, आपको याद होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल के वाम दलों से लगातार लड़ी और किस हद तक जाके लड़ी वो। आज इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? इसका बयान का मतलब है सेकुलर वर्सेस कम्युनल। जी, जो सेकुलर फोर्सेज हैं उनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा जी, अगर आपको कम्युनल फोर्सेज से बचाना है समाज को। और वो कम्युनल फोर्स कौन है? वो कम्युनल फोर्स कौन है? ये विचारधारा की लड़ाई होगी। वो कम्युनल फोर्स कौन है? बीजेपी। बीजेपी कम्युनल फोर्स है जिसको देश ने चुन के भेजा है। जिनको देश ने चुन के भेजा है वो कम्युनल फोर्स है। इससे मतलब नहीं है भाई जी, क्या मतलब है? विचारधारा का कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए सेकुलर फोर्सेस को एक होना पड़ेगा अगर उन्हें कामयाब होना है। इसी विचारधारा पे ये पॉलिटिकल पार्टी सब सोचने लगी हैं, तो ये उसका नतीजा है। चलिए, भाजपा से हमारे साथ हरियाणा से हैं मलिक साहब, कह रहे हैं कम्युनल फोर्स को रोकने के लिए सेकुलर फोर्स को इकट्ठा होना, यही शुरुआत है सेकंड, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के बाद पूरे देश में। बीजेपी को कम्युनल कहना गलत है। ये एक विचारधारा है, कैडर बेस्ड पार्टी है और उन्होंने अपना अस्तित्व दिखा दिया है। देश में जो विचारधारा है उसको पसंद किया लोगों ने और उसी की पसंदगी की वजह से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत लंबे समय के बाद देश में एक पार्टी का बहुमत आया है। पहले लगातार 1984 के बाद किसी पार्टी का बहुमत नहीं रहा देश में, और इनको कम्युनल कहना ये गलत है। पहले आज ये कम्युनल कहने लग रही। ममता जी भी पहले बीजेपी के साथ, वाजपेयी जी के टाइम पे मंत्री रही, बीजेपी का साथ दिया, तब उनको कम्युनल दिखाई देते थे। आज वो कम्युनिस्टों के साथ अपने भय में बीजेपी के बढ़ते हुए अस्तित्व को देखते हुए उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं।
और इसमें वो मुझे लगता है कामयाब नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि भाजपा को असर को रोकने के लिए वो ये काम कर रही हैं, कोई कम्युनल सेकुलर उनका कुछ ये नहीं, एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा है भाजपा से कैसे बचे, भाजपा के असर से अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं। ये अवसरवादी राजनीति, अवसरवादी राजनीति है, सैद्धांतिक राजनीति नहीं, सैद्धांतिक राजनीति नहीं है। भूपेंद्र मानी जी, कुल मिला करके अगर देखें तो ये सियासत है क्या? देखिए, ये तो आपके सामने ही है कि आप वर्षों से क्या दशकों से जिस सत्ता के खिलाफ, जिसको खूनी सत्ता कहते रहे हैं, आप स्ट्रीट्स के अंदर आप मारपीट करते रहे हैं। आप जब सीपीएम सत्ता में थे तो किस प्रकार आपने सेक्रेटरीट में जाकर घुसने का प्रयास किया, वहां पर क्या क्या कुछ नहीं आपने कम्युनिस्टों के बारे में बोला जी। और आज आप उनके साथ चलकर जी फिर राजनीति करने की बात अगर कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि बिहार में जो कुछ है तो बिहार के पड़ोस में पड़ोसी राज्य है तो उसका असर तो वहां जाना ही है कि धुर विरोधी जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से नजर मिलाने को तैयार नहीं थे और उन्होंने जिस प्रकार वहां पर गठबंधन किया, उस प्रकार की राजनीति। और मुझे एक बात नहीं समझ में आई दिलीप जी कि आज तक जी हाल ही में अभी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के परिणाम के बाद भी राजनेता समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इस देश की नब्ज को। ये मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। कारण यह है कि वो समझ पा रहे हैं तभी ये बयान आ रहा है। अगर शायद ये नहीं समझते तो ये बयान कुछ और कह रहा हूं जी। एक मिनट मुझे मेरे को अपनी बात पूरी कहने दीजिए। मुझे लगता है कि जो एजेंडा आज तक चलता रहा इस देश में समाज को विघटित करने का, तोड़ने का, किसी न किसी कारण से, उसको ये आने वाली पीढ़ी नकार चुकी है। वो विकास चाहती है, वो डिलीवरी चाहती है जो ये राजनेता देने के लिए तैयार नहीं है। वो कम्युनल वर्सेस की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में पूरी तरह से जो फोकस था मोदी का, वो था सबका विकास, सबका साथ। उसमें कहीं कम्युनल, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, समाज, सोसाइटी की उन्होंने बात नहीं कही। ये जो एजेंडा है ये लोगों को अपील किया है और इस अपील को लोगों को समझने की आवश्यकता है। और उसको अगर आप काउंटर करना चाहती हैं ममता जी तो दिखाएं ना डिलीवरी करके, लोगों की आकांक्षाओं को जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करें। तो वहां की जनता स्वाभाविक रूप से जैसे जयललिता जी के साथ खड़ी हुई है, वहां पे भी जनता खड़ी होगी उनके साथ। जी पुष्पेंद्र, बिहार का साइड इफेक्ट है ये। आप देखिए जहां से ममता बनर्जी शुरू कर रही हैं, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा है कि उनके राज्य में अगर ऐसे हालात बने बिहार जैसे, तो उनकी पार्टी भी इस तरह की कुछ सोच सकती है। ऐसे हालात बनने का उनका मतलब है कि अगर बीजेपी मजबूत होने लगे या हो रहा हो तो नीतीश और लालू के तरह जैसे बिहार में महागठबंधन बनाया गया, इस तरह का कुछ सोच सकती है। बहुत साफ है, बिहार में उपचुनाव के परिणाम आए, परिणाम के बाद उसका ये सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जो खतरा ममता को लग रहा है वो ये है कि आप ये देखें कि लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद से जी ममता बनर्जी का जो पिछले 2 साल का 2.5 साल का जो उनका कार्यकाल देखें, वो जबरदस्त विवादों में रहा है। चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे वायलेंस का मामला हो, चाहे रेप का मामला हो, ये तमाम सारी चीजें हुई हैं वहां। लेकिन एक चीज देखें कि इस लोकसभा चुनाव में जो एक मैसेज उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है, वही मैं कह रहा हूं, वो राज्य स्तर पे गिरा है नीचे, लेकिन लोकसभा की सीटें उन्होंने जीती हैं। लेकिन क्योंकि उनका सारा का सारी राजनीति वेस्ट बंगाल तक है और उन्हें वहां विधानसभा में अपने आप को मजबूत रखना है, और ये भी वो जानती हैं कि तमाम एमपी मैक्सिमम जीतने के बावजूद भी आज दिल्ली की सत्ता में उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो भागीदारी नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को उनकी जरूरत है। लेकिन आप इस बात को देखें कि लोकसभा के चुनाव में एक मैसेज बड़ा ये गया है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बिहार में आरजेडी हो, जेडीयू हो, तमिलनाडु में डीएमके हो, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये तमाम रीजनल पार्टीज की दुकानें बंद हुई हैं लोकसभा के अंदर, और ये जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते रहे उनके लिए एक मैसेज है। लिहाजा जो पार्टियों की सरकार है, जैसे बिहार में जेडीयू की सरकार है, आप देखें ममता की सरकार वहां टीएमसी के, इन सबको लग रहा है कि कहीं इसके बाद हमारा जो वजूद राज्य स्तर पे है, जिस तरीके से क्षेत्रीय दल खत्म हुए हैं लोकसभा में, उस पर असर ना आए। लिहाजा इनके लिए इस वक्त कोई भी गठबंधन कोई वैचारिक और नॉन वैचारिक का मामला नहीं है। मेरे साथ में जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बैठे हुए हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में 2 सीटें लेकर के समझौता करती है और कहती है कि मोदी के खिलाफ हम मोर्चा बना रहे हैं, सेकुलर मोर्चा। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी
जब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव था उससे पहले इनकी एक सेकुलर, जो तथाकथित सेकुलर एंटी इंडिया पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इनको अपने कंधे से उतार देती है। तो जब सत्ता में रहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पे रहते हैं, सत्ता से उतरते ही इनका गठबंधन टूट जाता है। तो वहां सेकुलर इनको जरूरत नहीं है, इनको बिहार में सेकुलर की जरूरत है, इसमें देश में सेकुलरिज्म की जरूरत है, इनको महाराष्ट्र में सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं तो ईमानदारी की बात यह कहूंगा कि जिस तरीके से एलजेपी जो पार्टी की नहीं थी, नहीं जो एलजेपी थी, कम से कम उसने चुनाव से पहले यह कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी, लालू और जेडीयू का दरवाजा खटखटाया, सबने हमारी औकात बता दी और हम अपने वजूद के लिए आज नरेंद्र मोदी के साथ हम मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह गठबंधन होना, साठगांठ करना, अपने दुश्मन के साथ मिल जाना, बड़े दुश्मन की वजह से छोटे दुश्मन इकट्ठे हो जाना, यह सिर्फ पूरे तौर पे राजनीतिक अपॉर्चुनिज्म है, इसमें कोई विचारधारा का लेना देना नहीं है। दिलीप जी देखिए दिलीप जी मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट जो उन्होंने कही उसी आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे लगता है कि पंजाब में पंजाब में भी रीजनल पार्टी जी और हरियाणा में भी रीजनल पार्टी जिस तरह साफ हुई है, वो बात स्ट्रेंथन करती है कि रीजनलिज्म जो चल रहा है उसकी तरफ लोगों का ध्यान अब नहीं बहुत सारे रीजनल पार्टी। चलिए ये आप जानते हैं कि जयललिता और आपके साथ भी कितने क्षेत्रीय दल हैं, मैंने आप मतलब बीजेपी के साथ जी कितने क्षेत्रीय। सवाल ये है कि एक तरफ से प्रस्ताव आता है ममता की तरफ से, दूसरी तरफ से वाम मोर्चा और सीपीआई के वरिष्ठ नेता है गुरुदास दासगुप्ता, वो उसको खारिज करते हैं। प्रकाश करत जब बिहार में जीत होती है तो वो कहते हैं हम इस तरह का गठबंधन पूरे राज्य स्तर पर, देश स्तर पे बनाएंगे। यही मैं कहना। अब सवाल ये है कि जब यहां पे ममता बनर्जी के तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो वाम दल के नेता उसको रिजेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ बिहार में जब जीत होती है वहां पे वो सिग्नल देते हैं। ये क्या, ये कौन सा विरोधाभास है? इसके पीछे क्या कारण है? ये वाम दल कुछ कई पहलू से समझिए ठीक से जी। पहली बात तो यह है कि जैसे हर चुनाव के पहले एक तीसरे मोर्चे का शगुफा भारत में पिछले हमेशा आप देख लेंगे कि एक शगुफा छूटता है, वो तीसरा मोर्चा कभी बनता नहीं है और फिर चुनाव अपने आप हो जाता है। तो इस समय मोदी का जो एक संवेग पूरे देश में पैदा है और पार्टियों के ये कहने के बावजूद कि 3 महीने और 100 दिन में मोदी जो है बेकार खारिज किए जा रहे हैं, वो स्थिति नहीं बनी है। तो एक तो मनोविज्ञान है जी। जिस ढंग से मायावती ने उत्तर प्रदेश में इस गठजोड़ को खारिज किया, उसी ढंग से वाम मोर्चा ने ममता बनर्जी के गठजोड़ को खारिज कर दिया। यहां उनकी अपनी सियासत है। नहीं, उसका पहले कारण समझ लीजिए ना, ममता बनर्जी को खारिज कर दिया जी। तो इसलिए ये पहली बात तो है कि ये गठजोड़ होने ही नहीं जा रहा है। तो जो होने नहीं जा रहा है उसको लेके हम चिंतित क्यों? गुरुदास गुप्ता ने साफ कहा है कि ये ममता बनर्जी ही हैं जिन्होंने 1998 में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया, जिनके कारण जो है यहाँ बीजेपी को पैर जमाने का मौका मिला है। किसी भी सूरत में समझौता नहीं होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, सीपीआई, सीपीएम चारों का यही विचार है। उन्होंने ये पूरा बयान दिया है, खारिज हो गया। मुझे जो समझ में आ रही है कि ममता बनर्जी फिर से वहां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में दिलीप जी 16.8% वोट मिले थे जी। उसके बाद से बीजेपी का ग्राफ वहां बढ़ा है। सीपीएम का वोट जो है घट के 22.7% हो गया। जिस सीपीएम को 2011 के विधानसभा में भी 30.8% था और 2009 के लोकसभा में 31.8% था। तो जो सीपीएम का जो वोट घटा है वो मेजॉरिटी गया है बीजेपी की ओर जी। कांग्रेस का जो वोट घटा है 9.6% से 4% हो गया, वो भी बीजेपी की ओर गया है। आप इन दोनों को मिला लेंगे तब बीजेपी का आराम से समझ में आएगा कि 16% कहां है। तो कांग्रेस वहां खत्म हो रही है। सीपीएम का वोट जो है, सीपीएम के काडर निकल के इसकी ओर जा रहे हैं। ममता बनर्जी का इंटैक्ट है, 38.9% पिछली बार भी था, 39% अभी भी है। तो आखिर फिर ममता ओवर इसलिए कि ये भय हो रहा है कि अगर इस ढंग की लहर फैल गई, क्योंकि उन्होंने ये कहा है ना भाई, 4 बात उन्होंने कही है। एक कसौटी बनाया है कि शांति कौन स्थापित कर सकता है, विकास कौन कर सकता है, सद्भावना कौन ये तो बातें हैं, लेकिन असल कसौटी उन्होंने डाल दी। नहीं, कसौटी तो है, लेकिन यहां असल मुद्दा क्या, जो मुसलमान वोट है जिसको कि बटने के लिए भाई 4 बात सीपीआई और सीपीएम, नहीं पहले देखिए, वाम मोर्चा और कांग्रेस, बीजेपी आगे आ रही है। तो अगर आपको वोट क्रिस्टलाइज करना है, वोट अगर बिहार के तर्ज पे मुसलमान वोट ना बटे,
इसकी कवायद शुरू करनी है और तो आपको इस तरह की चर्चा शुरू करनी होगी। नहीं, बिहार का भी जो चुनाव परिणाम है उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे तो जिस ढंग से कहा जा रहा है वो परिणाम वैसा नहीं है। आप जरा नहीं, परिणाम नहीं, लेकिन वो ओवरऑल सीट आई है। मकसद तो वही है। तो अभी भाई उत्तर प्रदेश खारिज हो गया, पश्चिम बंगाल आज खारिज हो गया, जो होगा वो फिर से कांग्रेस और तृणमूल के जुटने का ये रास्ता निकल रहा है। देख लीजिए, असल इसमें खेल यहां है कि कांग्रेस और तृणमूल के बीच फिर से एक गठजोड़ कायम हो, क्योंकि कांग्रेस का जो 4-5% वोट है अगर वो हो जाएगा कि तो वो पार्टी कम से कम पूरी तरह बीजेपी के साथ न चली जाए, पूरी पार्टी के जाने का सिचुएशन इस समय चुनाव नहीं है लेकिन उनको 2016 की चिंता है। ये भाई अभी लोकसभा चुनाव तो इधर होना नहीं है, लोकसभा चुनाव 2019 में है जी। तो 2016 की चिंता। एक मिनट। दूसरा क्या है कि लोकसभा के अंदर तृणमूल का एक अलग जो है हमेशा स्टैंड रहा है, कांग्रेस के साथ वो बिल्कुल लंबे समय से नहीं रही है, तो कम से कम इसके माध्यम से संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक समीकरण कायम हो, क्योंकि बहुत अच्छा लोकसभा संसद इस बार चल गई विरोध के बावजूद, तो वो सेंटर से एक इसकी शुरुआत करो और भविष्य में क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहना है कि इस राजनीतिक वक्तव्य का व्यवहारिक धरातल पर कोई मायने नहीं है। नहीं, आप इसको कोई मायने भले ही ना कहें भाई, जब सीपीएम ने खारिज कर दिया सीपीआई ने, तो इसका मायने क्या है? अवधेश भाई, मुझे लगता है कि देखिए आप ये जो बात बता रहे हैं कि जो आपने वोट परसेंटेज बताया उसमें जो सीपीएम का वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ कुछ हद तक, लेकिन अभी आप पिछले 1-1.5 महीने की लगातार खबरें अगर वेस्ट बंगाल को देखें कि सीपीएम का कैडर लगातार भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, शामिल हो रहा है, और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जो है वो दोनों मिल रहे हैं। मुझे लगता है ममता बनर्जी ने सिर्फ इस स्टेटमेंट के जरिए उस कैडर को रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश की है, और जो बात आपने कहा है कांग्रेस का, उन्होंने सीपीएम के साथ साथ कांग्रेस से भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं, लिहाजा वो अपने आप को इंटैक्ट रखना चाहती हैं। ये सियासी बयान है, जमीनी तौर पे मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने वाला है। जी माहेश्वरी साहब, कुल मिलाकर के अगर इस बयान को देखें, कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस से अलग हो गई, सीपीएम से लगातार लड़ती रही, क्या लोग ट्रस्ट करेंगे ऐसे नेताओं को या ऐसे पार्टियों के ऐसे विचारों को, जो आप अवसर के हिसाब से, समय के हिसाब से, जब आपको लगे आपके सियासी अस्तित्व के पे सवाल उठे या आपको सियासी बड़ा कोई खेल करना हो, तो आप इस तरह की बात कहें और लोग यकीन कर लें? सेकुलरिज्म। देखिए, रीजनल पार्टीज का ये बात सही है, मलिक साहब ने जो कहा कि रीजनल पार्टीज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और ये देश के लिए अच्छा है। कहाँ खत्म हो रही है रीजनल पार्टी? दो पार्टी, रीजनल पार्टी कहाँ खत्म हो रही है? नहीं, आपको देखो मायावती का खाता नहीं खुला। आप तो मजबूत कर रहे हैं बिहार में रीजनल पार्टी को। मायावती का खाता नहीं खुला, लेकिन उनका वोट परसेंटेज जो है वो बहुत बेहतर है, कांग्रेस से बेहतर है, आप भूल जाते हैं। और उसी मायावती और मुलायम के बदौलत आपकी सरकार चली, आप ये भी भूल जाते हैं। आज जो पूरी कवायद है इस रीजनल पार्टी की, उसमें कांग्रेस जहां पे आप आप ये देखिए कि बिहार में कांग्रेस पार्टी वहां 2 क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे लग के खड़ी है। आप पश्चिम बंगाल में वही सी स्थिति में है, आप उत्तर प्रदेश में उसी स्थिति में है। मैं उस स्थिति को बदलने की बात कह रहा हूं जी, वो स्थिति बदलनी चाहिए। मेरा आइडिया ये है कि अगर आपको अपोजिशन को स्ट्रांग होना है तो नेशनल लेवल पार्टी आगे आनी चाहिए। ये रीजनल अपोजिशन को स्ट्रांग होने के पीछे कोई कारण होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ एक जो बंटवारे की सियासत आप जिस पे कम्युनल और सेकुलर कर रहे हैं उसको करना चाहिए? नहीं, ये रीजनल पार्टीज का देखिए, वो अपने इंटरेस्ट में काम करती हैं, उनका कोई आइडियोलॉजिकल वो नहीं है, वो तो अपने लोग। कांग्रेस के कौन से आइडियोलॉजी है? हाँ, उसमें काम करती हैं जी। मैं तो एक पार्टी लाइन से अभाव बात कह रहा हूँ कि ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर 2 स्ट्रांग पार्टीज बने और वो सामने। ये 2 स्ट्रांग पार्टी बनने की तरफ कदम दिख रहा है आपको? ममता बनर्जी का बयान दिख रहा है? नहीं, या राष्ट्रीय पार्टी को पोलराइजेशन तो है ही है। ये एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे जी। उस वक्त ये हो सकता है कि नया स्वरूप ले, लेकिन एक अच्छा स्टेप है जी। ये मैं समझता हूं कि ये ममता बनर्जी का
प्रेज वर्दी स्टेप है। नहीं, आपको प्रेज वर्दी लगता है, उसका पीछे कुछ कारण होना चाहिए, आधार होना चाहिए, कुछ रीजनेबल रीजंस होने चाहिए, ऐसे कारण होना चाहिए जिससे कि लोग भी कन्विंस हो सके। डूबते को तिनका का सहारा, माहेश्वरी जी की पार्टी जो है डूब रही, तो उसमें एक तिनका भी मिल जाएगा तो उसको दलवाड़ी साहब तो कहेंगे ना क्या है। कुल मिलाकर के जो बिहार में हुआ है उसको उन्होंने उसकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि अगर उस हालात उनके राज्य में ऐसे बनते हैं तो उनकी पार्टी भी कुछ सोच सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं जी कि इस देश की जनता ने हाल ही के चुनाव में जो कुछ परिणाम दिए हैं वो सीधा सीधा ये जो सेकुलरिज्म का पिछले कई वर्षों से चल रहा है दमदमा, इसको समाप्त कर दिया है। इसका जो भी नाम ले रहा है, मुझे नहीं लगता कि जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर उसका कोई असर होने वाला है। और ये जो प्योर ये जो कम्युनल और सेक्युलर की जो मैं आपको ये बताने लगा हूं, ये कम्युनलिज्म है क्या? आप देखिए, एक जगह पे किसी फंक्शन में था, वहां पे किसी मतलब मैं सुन के हैरान था और बात लॉजिक की थी। उनके अपना जो यूथ छात्र नेता थे वो कह रहे थे हमें समझ नहीं आ रहा कि कोई पैगंबर को मानता है तो दूसरा कहता मैं सेकुलर हूं, कोई भगवान राम को मानता है वो कहता मैं सेकुलर हूं। इसका मतलब भगवान राम और पैगंबर जो हैं वो सेकुलर से नीचे हो गए, सेकुलर कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, ये कोई नया रिलीजन पैदा हो रहा है। आखिर क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को? इसलिए ये जो सेकुलर का जितना ढोंग रचा जाएगा उतना ही मुझे लगता है ये मार्जिनलाइज होते जाएंगे। और ये जनता पहचान रही है कि ये अपॉर्चुनिज्म जो है ये बहुत लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। और जो कैडर को रोकने के लिए, कैडर को बनाए रखने के लिए जो चीज चाहिए, विचारधारा चाहिए, डिलीवरी चाहिए, वो जब तक नहीं देंगे नेता, तब तक उनकी पार्टियों का बिखराव इस तरह होना स्वाभाविक है और होता रहेगा। जी, बीजेपी राजनीतिक प्रदूषण है, मलिक साहब, ममता बनर्जी कह रही है। ऐसा जी, ममता बनर्जी कुछ भी कहो, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक प्रदूषण होता तो देश की जनता नकार देती। देश की जनता ने बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनाई है और ये कहना उनका बिल्कुल गलत है, नाजायज है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कोई सभ्यता की भाषा नहीं है इस तरह कहना कि बीजेपी प्रदूषण है। इसके पीछे क्या कारण है? जिस पार्टी में वो रही है, जिस पार्टी गठबंधन में रही है जी, उसी को प्रदूषण बता रही है। उनके शायद दिल में कोई खोट है, इसीलिए वो ये शब्द अपशब्द कह रहे हैं। क्या खोट है आपको लगता है? क्या कारण से बीजेपी को प्रदूषण कह रही है? बस बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव से डरी हुई है। आप कह रहे हैं सिर्फ प्रभाव से डरी हुई, इसलिए बीजेपी को प्रदूषण कह के बाहर कर रही है। अवधेश जी, बीजेपी प्रदूषण है, लेकिन ऐसा है कि पॉलिटिकल पॉल्यूशन का उन्होंने तर्क भी दिया है ना जी, कि जो पार्टी सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है वो किसी के दिल को नहीं जीत सकती है। जो पार्टी उन्होंने कहा है कि आडवाणी को निकाल सकती है, उस पार्टी से तो मैं कभी जा ही नहीं सकती हूं। यही ममता बनर्जी जिसने आडवाणी को गाली दिया कि आडवाणी के नेतृत्व को मैं कैसे स्वीकार करूंगी, ये तो बाबरी मस्जिद का विध्वंसक है, अगर पुराने निकालेंगे, मुझे अच्छी तरह वो बयान याद है। इस समय क्या है नहीं, जो मुसलमानों का एक ध्रुवीकरण कांग्रेस और वामपंथ को छोड़ करके पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ हुआ भाजपा के भय से पिछले चुनाव में, उसको उनको बनाए रखना है। उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट उनके लिए देना अनिवार्य है कि ये पार्टी जो है राजनीतिक। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा विरोध करके मुसलमान को वोट इकट्ठा किया जा सकता है। एक सेकेंड धर्मानी जी, अधर्मानी परित्यज्य, ये है कि ममता बनर्जी इस समय उनके अंदर यही है कि जब तक वामपंथी पार्टियों से हमारी लड़ाई है तब तक हिंदुओं का एक पक्षीय ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, मुसलमानों का तो हो गया उसके विरुद्ध में। भारतीय जनता पार्टी अगर खड़ी हो गई और हिंदू भी हमको हमारे हाथ से चले गए तो केवल मुसलमानों के वोट से मैं जीत भी नहीं सकती हूं। ये दो समस्या उनके सामने है, तो इसलिए मुस्लिम ध्रुवीकरण तो बना ही रहे। आप ये कहें ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की भाषा शब्दों का चयन नहीं, साथ ही साथ जो घोर बंगाली जो जिसको कहा जाता था कि वो सभ्य लोग हैं, वो बड़े बाबू भद्र लोग, वो वोट हमारे साथ कैसे बना रहे, इसके लिए उनको बीजेपी को इस समय नकारना जरूरी है, क्योंकि भद्र लोग जो है इस समय जिले जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने लगा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक बार जो गाड़ी एकदम से आगे चली गई है, क्या वो टर्न होकर के फिर से वहां पहुंच जाएगी? अब निर्भर इस पर करेगा। एक लाइन और, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनौती है कि क्या वो प्रदेश में एक बेहतर नेतृत्व वहां खड़ा कर सकती है जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, सामने खड़ा होके।
क्या वो वहां विश्वास दिला सकती है कि वो भी सद्भावना की, वो भी विकास की पार्टी है, वो इस प्रकार तो इसका बैलेंस होगा, तब उसका बैलेंस होगा। धर्मेंद्र साहब, मुझे ये लगता है कि देखिए जो इन्होंने बात कही, अगर आप ये जो सेकुलरिज्म का राग अलापने की शुरुआत हुई है, नीतीश और चाहे ममता हो, ये उसी एनडीए में रहे हैं जिस एनडीए को की जो मेजर पार्टी है, लीडिंग पार्टी है, उसके नेताओं को आज जिस प्रकार का ये बयानबाजी हो रही है, उनके साथ उनकी तारीफ जिस में, पार्टी को प्रदूषण कह रहे हैं उस पार्टी में वो गठबंधन बना के सरकार जी, उनके नेतृत्व को, उनके नेताओं को ये अपना आदर्श तक बता चुके हैं जी। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये प्योर अपॉर्चुनिज्म जनता को क्या नजर नहीं आएगा? आप ये देखिए, ममता जी ने पार्टी कांग्रेस छोड़ी, वो विदेशी के मुद्दे पर। नहीं, बिहार की जीत से वो खुशी है। बिहार, अगर बिहार के जनता को उनको लगता है कि लालू नीतीश कांग्रेस आने से चीजें बेहतर हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल में एक और बता रहा हूं आपको, शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए फॉरेन के मुद्दे पर, उसी कांग्रेस में उसी के साथ और सत्ता में बने हुए हैं। जो अपॉर्चुनिज्म है, सत्ता मिलता है उससे, इस अवसरवाद से सत्ता मिलता है, यही तो बात है। और इस अपॉर्चुनिज्म को जो आप बिहार की बात बार बार कर रहे हैं, बिहार में जो बाई इलेक्शन हुआ, आप उसको अवसरवाद कहे, लेकिन सियासत में ये सिक्का चल रहा है। नहीं, मोदी ने लोकसभा चुनाव में तोड़ा है, लेकिन क्या इस पाखंड को, इस अवसरवाद को बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के स्तर पर तोड़ सकेंगे? ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह मोदी। दूसरी बात नहीं, अवधेश जी, इसके अतिरिक्त मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि जो बाई इलेक्शन 10 हुए हैं बिहार में, उसके रिजल्ट को लेकर किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। तात्कालिक तो पहुंचेगा, जल्दबाजी तो यही है। नहीं, पुष्पेंद्र, बहुत कम शब्दों में ब्रेक पे जाना है। नहीं, मैं समझता हूं कि जो बातें अवधेश जी ने कही है कि उनका वोट बैंक है मुसलमानों का, उसे बचाने की बात की जा रही है, और जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मेहमान हैं वो बार बार कह रहे हैं सेकुलर विचारधारा और कम्युनल विचारधारा, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जिस पार्टी ने आइडियोलॉजिकली इस देश को तोड़ा उसका नाम है मुस्लिम लीग। वो भारत में रही तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो गई, और पाकिस्तान में गई तो वो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग हो गई, वो कायद मुस्लिम लीग हो गई। लेकिन केरला में मुस्लिम लीग जैसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए, उनका केंद्र में मंत्री बन जाए, तो भी ये सेकुलर रहते हैं। ये जामा मस्जिद वोट मांगने चले जाए तब भी ये सेकुलर रहते हैं। ये इस देश के 20 करोड़ लोगों को कहते हैं आप सेकुलर है, बाकी ताकतों को रोकिए, तब भी ये सेकुलर रहते हैं। ये सेकुलरिज्म का जो राग है, आप देखिए कि आपको याद होगा कि पासवान साहब जो इस वक्त एनडीए में हैं, जब बीजेपी में थे उस वक्त जब वहां से निकले तो उन्होंने कहा ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। नीतीश कुमार अब कह रहे हैं ये जहरीली पार्टी है। और अभी कल परसों जो कुलदीप बिश्नोई साहब, जो उनका 3 साल का संबंध टूटा तो उनका ये धोखेबाज पार्टी है, उन्होंने सांप्रदायिक नहीं कहा। तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ये लोग इसको गढ़ते हैं और फिर उस पर विचारधारा का एक लमादा लगाने की कोशिश करते हैं कि साहब देखिए हम तो वैचारिक रूप से हैं। तो ममता हो, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश हो, चाहे पासवान हो, चाहे डीएमके के लोग हो, चाहे हजका हो, माया हो, इन सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जब भी अलग होना है तो सांप्रदायिकता का राग अलापो। कांग्रेस को जब चक्कर होता है कि अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है तो हमें अपोजिशन को एक करना है, तो ये सेकुलरिज्म का राग अलापते हैं। लेकिन इनकी जड़ में, इस देश में जितने बड़े दंगे हुए उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी है, उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, यही रहता है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। मुलायम ने भी कहा मायावती अगर चाहे तो वो उस पर विचार कर सकते हैं। लालू ने जो कहा था उसको मायावती ने रिजेक्ट कर दिया, ममता ने प्रपोज किया और लेफ्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब ये आगे किस स्वरूप में आ सकता है, यानी कि संभावना है, उसको थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 4 राज्य में चुनाव के परिणाम जब निकलेंगे तो कुछ और सियासी बयानबाजी तेज हो सकती है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। गए आप एक बार फिर से स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत में, देश में अब समय आ गया है जब सियासत के लिए उम्र को तय कर दिया जाए कि आप इतने ही वर्ष तक सियासत में
रह सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो फेरबदल हुआ, मार्गदर्शक मंडल बनाए गए, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह उसमें शामिल हुए। उनको बताया गया कि ये कोई जो बुजुर्ग हैं उसको वहाँ पे मुख्य दर्शक नहीं बल्कि उनको मार्गदर्शक बनाने की एक सोच है। लेकिन उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया देते हुए जो कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि वो उनका स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 70 साल या एक उम्र तय होनी चाहिए कि उन जो राजनेता हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो इससे उम्र के ज़्यादा के हैं, वो खुद ही इस तरह की भूमिका में चले जाएं या इस तरह की व्यवस्था की जाए। क्या सिर्फ उम्र के आधार पे सियासत से रिटायरमेंट होना चाहिए? सिर्फ उम्र के आधार पे लोगों को एक्टिव राजनीति से अलग करना चाहिए? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत करते हैं हम भूपेंद्र धर्मानी जी से। बीजेपी में जो कुछ हुआ और कांग्रेस से जो आवाज आई धर्मानी जी, उसको जोड़ के देखा जाए तो क्या निकलता है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा तो ये अपना मत रहा है, मैं तो थोड़ा सा इससे और भी आगे जाके कई बार बात करता हूं जी कि जब आप सरकारी नौकरी में और एक हमारी जो व्यवस्था है उसमें भी वानप्रस्थी की बात होती है, एक उम्र है, उस उम्र के बाद हम अपनी कल्चर के हिसाब से भी और वैसे भी अगर सरकारी सेवा की बात करें तो हमने हर वर्ग की एक सीमा बनाई है। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग, समाज से जुड़ने के लिए, समाज के लिए करने के लिए बहुत ही एक्टिव चाहिए आदमी। और एक्टिव को उम्र से जोड़ के क्यों देखा? मैं इसलिए बताता हूं, उम्र के साथ जोड़ना जरूरी है। सरकारी नौकरी और राजनीति आपको एक ही लग रही है? नहीं, एक मिनट सुनिए मेरी बात। कैसे? और मुझे लगता है कि जिस प्रकार और जगह, जैसे अगर हम अमेरिका का उदाहरण दें, एक सीमा यह भी होनी आवश्यक है कि आप 2 बार से ज्यादा नहीं, आप 2 बार से राष्ट्रपति नहीं हो सकते, एक अलग बात है। नहीं। लेकिन आप सियासत में रहते हुए आप तो सिर्फ राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2 बार से ज्यादा आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, आप जीते या हारे जी। मैं तो यहां पे जा रहा हूं। मेरा ये 25 साल का लड़का चुनाव लड़ रहा है तो 2 बार अगर रिजेक्ट हो गया पब्लिक ने, तो बार-बार क्यों? सबको ओल्ड बना दीजिए। अगर 2 बार पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया उसे तो क्यों? मुझे लगता है कि जो उम्र की सीमा है वो बहुत आवश्यक है राजनीति में, बहुत आवश्यक है, उसके लिए जरूरी है। आपके हिसाब से जरूरी है जी। माहेश्वरी साहब, मैं आपके पास आता हूँ, अवधेश जी आप थोड़ा इंतजार कर लें। आपके पास माहेश्वरी जी से ही लेते हैं। धर्मानी जी जो ये धर्मानी जी के विचार है, आपको सम्मान करना पड़ेगा, उनके विचार है आपके। आकाश और पाताल की बात कर रहे हैं, धरती छोड़ आपके पास आते हैं, आप अपनी बात रखें। माहेश्वरी साहब देखिए, फील्ड वर्क और एडवाइजरी वर्क दोनों अलग अलग हैं। अपनी जगह तजुर्बा काम आता है और यूथ का जोश उसका फील्ड वर्क काम आता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोई इसमें ऐसा मैं नहीं समझता। समय सीमा जो है वो भी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। नहीं, सवाल मेरा है समय सीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए क्योंकि समय सीमा ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट लागू होनी चाहिए। आयु सीमा नहीं होना चाहिए सियासत में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक चाहे, जब तक एक्टिव रहे वो करना चाहिए उनको सियासत। ये आप कह रहे हैं? या जनार्दन द्विवेदी के जो बात कही उनको आप नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, उनको आप नकारते हैं? नहीं, खारिज करते हैं? कांग्रेस पार्टी ने ही नकार दिया। माहेश्वरी साहब? हाँ, मैं 100% उससे एग्री नहीं करता हूँ जी। मैंने जैसा कहा कि कितने प्रतिशत एग्री करते हैं? एक्टिविटी का एक, जैसे मैंने कहा कि फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो आप उम्र के हिसाब से देंगे जी। लेकिन जो आप जैसे हेड ऑफिस में बैठे हैं, आप जो गाइडलाइंस हैं जैसा अब इन्होंने बनाया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया। जो बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया, उस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं? मैं समझता हूँ वो सही है। सही है, वो सही है। मलिक साहब जी, राजनीति में उम्र का बंधन कोई मायने नहीं रखता। जब तक आदमी एक्टिव हो, एक्टिव आदमी 70 साल की उम्र तक भी रह सकता है, 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के। मैं अभी पीछे एक शादी में गया, 116 साल का आदमी था जो एक्सपायर हुआ जी। तो उम्र का बंधन कोई मायने नहीं रखता आदमी। तो आपको लगता है बीजेपी में जो हो रहा है वो फिर ठीक नहीं हुआ? जो मार्गदर्शक मंडल बना करके उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को, आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया, वो ठीक नहीं हुआ?
नहीं, मार्गदर्शक तो चाहिए पार्टी को। नहीं, मार्गदर्शक तो चाहिए, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से जो बात हो रही है कि उनको इस तरह की भूमिका बनाना चाहिए, फिर नहीं, वो तो पार्टी की सोच है। वो पार्टी की सोच है, आपकी सोच नहीं है। अवधेश जी, देखिए, ऐसा है कि पहले मैं बीजेपी पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो मार्गदर्शक मंडल है कि वो क्या है जी। 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने तलवार उठा करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, एक बांह कट गया फिर भी वो लड़ते रहे, वो भी एक राजनीति थी। महात्मा गांधी अपने अंतिम क्षण तक जो है संघर्ष करते रहे, इस देश को दिशा देते रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या अपने अंतिम समय तक ऐसे हो गए थे कि उनको निकाल के फेंक देंगे? पंडित नेहरू अंतिम सांस तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे और काम करते रहे। ये जो आजकल एक नया फैशन चला है कि सरकारी नौकरी, अंग्रेजों ने एक सिस्टम बना दिया कि नौकरी इतने ही उम्र तक रहेगी और 60 के बाद बेकार होकर के लोग बैठे रहते हैं, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। उम्र जो है किसी की भी योग्यता का, किसी की क्षमता का, किसी की सोच का और किसी के कितना काम कर सकता है इसका प्रमाण ही नहीं हो सकता है। आर्किमिडीज को अपने उम्र के कितने क्षण में जाकर के तब उसने अपने शोध को पाया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आज की सुविधा के अनुसार जो इस समय ज्यादातर नेता जो हमारे देश के हैं, इनमें कितनी दूरदर्शिता है, कितनी समझ है, बड़ों के प्रति कितना सम्मान है, सब हम लोग जानते हैं और कहां से गाइड होते हैं। तो इसीलिए जो माहेश्वरी जी ने कहा कि भाई बुजुर्ग और युवा दोनों का एक संतुलन होना ये बहुत आवश्यक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 85 से थोड़े ही कम थे मुरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने थे, क्या 2.5 साल का उस आदमी का कार्यक्रम ऐतिहासिक नहीं रहा है? मुझे कोई बताए जरा। आडवाणी क्या किसी आज युवा पुरुष से कम सक्रिय है? उनका चलना उठना आप देख सकते हैं। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं और यह स्थिति अगर बनेगी कि आप लोगों के एक योग्य और सक्षम काम करने वाले लोगों को समय से पहले आप रिटायर कर देंगे तो फिर इसके खतरनाक परिणाम हमारे देश के लिए आएंगे। अब धर्मानी जी कहां से कैसे सोचते हैं, कहां से गाइड होते हैं, वो एक अलग पक्ष है। इनकी भी एक अलग पक्ष है, इनकी भी उम्र हो, पत्रकारिता से अब इनको भी रिटायर करें क्योंकि ये भी 60 के ऊपर हो रहे होंगे। ये आवश्यक नहीं है कि आपने जो बात कही वही विचार, तो ये भी आवश्यक नहीं है आप बात कर रहे हो कि जो आप बात कह रहे हो वो ठीक ही हो। आप 60 के ऊपर होगा तो आपको पत्रकारिता से बाहर कर दिया जाए। 1 मिनट, मेरे को लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं बार बार, मैंने ये बार नहीं, मैंने उदाहरण दिया है, आप बताइए, उदाहरण दे रहे हैं। आप ये बताइए कि मैंने ये कब कहा कि आदमी को आप रिटायर कर दीजिए? मैंने तो ये कहा कि वो काम कर सकता है समाज में। नहीं, आपने क्या राजनीति में है, राजनीति में क्यों नहीं करेगा? चाहिए Who are you to decide कि फलाने एक से बाद एक काम नहीं करे? नहीं, who are you to decide कि नहीं होना चाहिए? मैं कैसे हूँ? देश डिसाइड करेगा जो आदमी एक में जो काम कर रहा है, राजनीति में काम करेगा, आप उसको बाहर कर देंगे? मैंने नहीं कहा, मैं अपना विचार रखा है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स से आपकी उम्र भी 60 से ऊपर हो गई, हम पत्रकारिता से रिटायर कर देंगे। अवधेश जी कह रहे हैं कि आप पटेल को देख ले, गांधी को देख ले, मोरारजी देसाई को देख ले, तमाम लोगों ने उस उम्र में भी देश की सेवा की है और ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सेवा कि जो लोग नहीं, सेवा मतलब प्रधानमंत्री रह के सेवा की है, पार्टी में रह के सेवा की है, और जो लोग एक्टिव हैं उस पे उम्र का बंदिश लगा करके आप उसे बाहर ना करें, इससे नुकसान होगा। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद पुष्पेंद्र जी के पास जाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं क्या राजनीति में, सियासत में उम्र की बंदिश लगा करके एक्टिव राजनीति से रिटायर करना कितना जायज है, कितना जरूरी है और इससे क्या फायदा होगा और कितना नुकसान हो सकता है, इस पर पुष्पेंद्र। देखिए, मैं ये सिर्फ मेरा इतना कहना है कि एल.के. आडवाणी जी की उम्र और अटल जी की उम्र में अवधेश जी कितना फर्क है? 2 साल। 2 साल का। आडवाणी जी 87 के हो गए हैं, 1927 की उनकी पैदाइश है और अटल जी, ये आडवाणी जी पर तो चर्चा नहीं है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं अपनी बात को प्रूफ कर रहा हूं। आप देखिए, आप नहीं चाहते कोई बोले क्या ना? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज अटल जी पिछले 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से
जिस अवस्था में हम ये तो नहीं क्लेम कर सकते कि साहब उनकी उम्र हो गई, वो तो इस अवस्था में चले गए। लेकिन पुष्पेंद्र वो खुद ही अलग हो गए हैं। खुद अलग नहीं हुए क्योंकि वो इस स्थिति में ही नहीं है। करेक्ट, मैं वही कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का सेंस ये है, ये आडवाणी जी से बाहर निकालते हैं इस चीज को, अटल जी को बाहर निकालते हैं। चर्चा का वही मामला शुरू वहीं से हुआ ना कि साहब मुरली मनोहर जोशी को और आडवाणी जी को एक मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया है, ये बेकार हो गए। लेकिन बेकार नहीं, बेअसर। मतलब ये है कि आप उनको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, आप उनसे मंत्रालय नहीं दे सकते, ये एक अलग बात है। लेकिन जो अवधेश भाई बात कह रहे हैं उसको उस वक्त तक तो समर्थन किया जा सकता है कि गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल हैं और झांसी की रानी है, ये तमाम सारी बातें हैं। बट मैं जो बात कह रहा हूं कि आज की राजनीति जो उसका पूरा का पूरा सिस्टम बदला है, आज की राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा लोग सक्रिय नहीं हो सकते। आप एक दिन में 30-30, 40-40 हवाई यात्राएं करनी है, आपको पार्टी को मैनेज करना है। आज दूसरी तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है। तो आज सरदार पटेल और गांधी हैं। अरे पंडित जी आप सुन लेना मेरी, मैं कह रहा हूं कि इसलिए उसमें उम्र का एक बार-बार बात कही जा रही है। उम्र की बंदिश लगा करके पुष्पेंद्र, सवाल ये है उम्र की बंदिश से क्या सियासत में, क्या राजनीतिक दलों को ये कोई नहीं कह रहा है कि उम्र की सीमा हो। एक गाना नहीं सुने, सुन लीजिए, गाना तो आपने सुना है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इसमें सीमा नहीं निर्धारित हो सकती कि 65 साल में आदमी बुढ़ा हो जाएगा। दो विचार आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो उस आदमी को इस बात का एहसास हो चुके कि वो नहीं काम कर सकता है, मानसिक तौर पे नहीं कर सकता है, वो उसको स्वतः ही लेना पड़ेगा फैसला। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में यशवंत सिन्हा ने नहीं लड़े चुनाव, लेकिन आडवाणी जी जिस तरीके से हर धर्मी पर है, जिस तरीके से आपने जसवंत सिंह का मामला देखा, ये गलत है। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है झारखंड में, ये आपको पुष्पेंद्र आडवाणी जी चुनाव जीत के आए, डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी जी चुनाव जीत के आए। इसके अलावा भी ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, मैं कांग्रेस में आपको मोतीलाल वोरा जी 85 साल के हैं राज्यसभा में, अंबिका सोनी जी 71 साल के हैं, मधुसूदन मिश्री जी 69 साल के हैं, दिग्विजय सिंह जी 67 साल के हैं, गुलाम नबी आजाद जी 65 साल के हैं, सीपी जोशी 64 साल के हैं, मोहन प्रकाश 64 साल के हैं, एंटनी जी 73 साल के हैं, चिदम्बरम साहब 68 ईयर्स के हैं, शीला दीक्षित जी 76 ईयर्स की है। तो मैं मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोग एक्टिव हैं उनको एक्टिव रखना चाहिए, या जो लोग एक्टिव हैं उनको भी आप कोई ऐसी स्थिति में लाएं, इससे कितना फायदा होता है सियासी दलों को, देश को, ये सवाल से कह रहा हूं कि देखिए इसमें आप मुझे बताइए एक्टिव की क्या बात है। अगर हम जो मेन जिस बात को जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि उम्र तय करिए, मैं उम्र की बात जनार्दन द्विवेदी की समझ में मेरे नहीं आती है कि वो अगर कह रहे हैं कि 70 साल या 75 साल या 65 साल उम्र में आप किसी के एक्टिव होने के, उसके मानसिक अवस्था को, उसके पहनेपन को उससे नहीं नाप सकते हैं कि साहब अभी आदमी नहीं। मैं कह रहा हूं अच्छा दूसरी बात जो है कि ये जो बहस जो शुरू हुई है वो तो इस बात पे हुई है, क्या आडवाणी जी को, क्या मुरली मनोहर जोशी जी को कहा कि आप फोर्स रिटायरमेंट ले लीजिए, वो चुनाव जीत के आए हैं, अगर वो मंत्री नहीं है तो क्या इसका मतलब है वो किसी काम के नहीं है? तो उसको इस तरीके से नहीं मैं मानता। फोर्स टू रिटायर नहीं ये सच को स्वीकार, क्या आप मुझे बताइए, मैं 2005 अरे भाई वो मंत्री नहीं है, इसका क्या मतलब? यानी जो मंत्री नहीं होगा उससे आप फोर्स रिटायर कहेंगे? अलग हो जाना चाहिए। अवधेश जी चिल्ला के कहने से बात नहीं बनती है, उनसे किसी ने ये नहीं, अवधेश जी आप बात नहीं, मैं कह रहा हूं आडवाणी जी ने किसी से कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आडवाणी जी चुनाव लड़े, अगर वो मंत्री नहीं है तो वो रिटायर हो गए, ये क्या बात हुई भाई? बिल्कुल रिटायर हो गए, इसका मतलब उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था, तो तुम एक्टिव हो गए, ये क्या मतलब होता है? उनको पहले भी था कि राज्यसभा में चाहिए, ये नहीं मैं नहीं मानता भैया, राज्यसभा में जाओ, आप चुनाव मत लड़ो। मतलब राज्यसभा में दिमाग ज्यादा काम करता है आदमी का। उन्होंने कहा कि भैया मैं लड़ूंगा। मैं आपको खाली एक चीज बता देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब ने कहा था कि 55 से 60 के जो लीडर्स हैं उनको पार्टी पोस्ट होल्ड करना चाहिए, और उस समय शेखावत साहब हरिशन शेखावत ने कहा था कि इट्स नॉट इजी टू रिप्लेस लीडर लाइक स्टैचर ऑफ आडवाणी एंड वाजपेयी। उस समय उनकी स्थिति ठीक थी, लेकिन जो आज स्थिति आई है और उस स्थिति से जो आगे हम निकले हैं, जहां से ये चर्चा की शुरुआत हुई है, जहां कांग्रेस ने उनके जनार्दन द्विवेदी के बयान को खारिज किया है, जहां पे अभी धर्मानी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ वानप्रस्थ कि हमारी सोच रही है, हमारे संस्कार रहे हैं, वहां अवधेश जी कह रहे हैं कि लेकिन जो सियासत देश की रही है, तो आप वर्णाश्रम धर्म से देश चला रहे हैं क्या इस समय? देखिए फिर तो सारा सिस्टम बदल दीजिए, आप वर्णाश्रम धर्म मुझे ये लगता है, फिर संन्यास में लोग चले जाएं, ऐसा है तो परिवार बिल्कुल जाना चाहिए। जिनको समाज की सेवा करनी है, राजनीति में रह के ही, एक्टिव राजनीति में रह के ही होती है। आप उसके एक्सपीरियंस को समाज सेवा में लगा सकते हैं, आपका अपना स्टेचर है,
आप स्टेचर के इससे नानाजी देशमुख ने नहीं किया? सब किया, नानाजी क्यों नहीं किया? देशमुख का कहानी दूसरी थी, वो आप जान जाएंगे। अरे भाई, दो सवाल, हमारे पास समय कम है, सवाल दो अंबानी जी को प्रधानमंत्री सवाल तो बहुत सारे हैं इससे जुड़े हुए। पुष्पेंद्र जी कहां से आ गए? पुष्पेंद्र जी उसी के मुद्दे में ऐसे 50 समय कम मंत्री नहीं बने। है, समय कम है। सवाल दो है। सबसे पहला ये सवाल है कि क्या इससे बुजुर्गों को के सम्मान को वाकई झटका लगता है? जिस तरह से हम इस बात को कहते हैं कि उन्हें रिटायर करना चाहिए, उनको हम एक अलग तरह से, वो अगर एक्टिव भी रहते हैं तो उनको हम एक उम्र की बंदिश में डाल के अलग, अगर उनको हम अलग बिठाते हैं, इससे उनके सम्मान को झटका लगता है? नहीं, सम्मान को भी झटका लगता है, और देश के सारे बुजुर्गों को, जिनकी संख्या इस देश में कम नहीं है, 70 के ऊपर की भी आबादी इस देश में देख लेंगे तो कई देशों से ज्यादा है। इस देश में सबको इससे 63 साल के आदमी को युवा आइकॉन मान सकते हैं। नरेंद्र मोदी की 63 साल उम्र है, लेकिन युवाओं का आइकॉन है। उन्होंने राहुल गांधी को नहीं माना 42 साल को। अरे भाई, यहाँ वो बात नहीं है। आपने कहा कि बुजुर्ग है इसलिए लोगों को धक्का लगेगा, ये क्या बात है? बिल्कुल संपूर्ण देश में बुजुर्गों को इससे उनको धक्का लगेगा, इसका कोई इशू नहीं है। नहीं, बिल्कुल यही इशू है। कैसे इशू नहीं है? लगने के लिए नहीं होती है राजनीति। नहीं, राजनीति का अर्थ है, दिलीप जी, ऐसा है जी, कि हमारा समय खत्म हो गया है, लेकिन ये सवाल 2005 में कुशी सुदर्शन ने उठाया था सबसे पहले, कि आडवाणी और वाजपेयी को अब रिटायर होकर के अभिभावक की भूमिका में आ जाना चाहिए, नए लोगों। लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हुए जो जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, किसने क्या कहा मुझे उससे मतलब नहीं है। इस समय ये है कि जो वृद्ध हो गए हैं, आपने जब एक समय सीमा तय की है, आप ये समय सीमा क्यों तय करना चाहिए? वही सवाल है, अगर वो एक्टिव है तो समय सीमा क्यों तय हो? बार-बार समाज सेवा क्यों ना करें आप? अगर वो हेल्दी है क्यों ना कंट्रीब्यूट करें? नहीं, उन्होंने पूरा, वही सवाल है धर्मानी साहब, अगर आप बिल्कुल फिट हैं, सियासत कर रहे हैं, सियासत में आपकी भूमिका रही है, बताइए जी, एक मिनट मेरे को ये बताइए, क्या सिर्फ एक्टिव राजनीति में रह के ही आप सेवा कर सकते हैं? आप इलेक्टिव करने के पीछे कारण क्या है? नहीं, जिस संघ का रेफरेंस दिया जा रहा है समाज सेवा करिए ना। सवाल संघ लाइफ में नहीं है, वो सवाल संघ और बीजेपी का नहीं है। सवाल है कि क्या उम्र की सीमा तय करके रिटायरमेंट या एक्टिव राजनीति से उनको एक अलग, देखिए आप जो ये बात कह रहे हैं जी, वो बिल्कुल अलग है। जो मैं बात कह रहा हूं बिल्कुल अलग है। मेरा ये कहना है कि आप किसी को रिटायर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब आप पार्टी पोस्ट हेल्ड नहीं करेंगे। नहीं, एक्टिव राजनीति आप पार्टी पोस्ट नहीं रखेंगे। सुनिए, आप एक्टिव राजनीति, इससे पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा? आपका एक जवाब मैं देता हूं जी। देखिए, ये हर एक आदमी की अपनी हेल्थ और फिजिक पे है। बिल्कुल। मैं 73 साल का हूं, मैं आज 18 घंटे 16 घंटे अब भी काम करता हूं जी। आज 50 साल का आदमी मेरे सामने काम नहीं कर सकता जी। आप मुझे कहें कि सिर्फ मैं 73 साल का हो गया, अभी आपने कल पढ़ा होगा 104 साल का 5 फुट आदमी जापान का, उसने कहा कि मैं बोर्ड के मुकाबले में रेस करने को तैयार हूँ जी। तो ये जो बात है एज की ग्राउंड पे सिर्फ इसलिए कर, सिर्फ उम्र के ये आधार पे, एक आदमी सिर्फ उम्र के आधार पे एक व्यवस्था हो जिसमें नए लोगों को लगातार आने, उनको काम करने का अवसर मिले। लेकिन बुजुर्ग लोगों को ये कह देना कि इनको अब हटा ही दो, इसके पीछे कारण भी कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दो, अभी वो चुनाव के समय उस आदमी का जो अनुभव था उससे लाभ से बीजेपी वहां वंचित रहेगी। क्योंकि वो जिला जिला के कार्यकर्ताओं को जानते थे, नए लोग जो जा रहे हैं वो पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं को जानते तक नहीं। बेटा कर रहा है। चलिए हमारा समय खत्म हो गया। मुद्दा अहम है लेकिन इस पर चर्चा फिर कभी और भी करेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।